नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। बच्चा, मैंने आपसे कहा था कि पहले हम एलाइड सब्जेक्ट को कवर करेंगे क्योंकि इनका वेटेज आज के टाइम पे बढ़ चुका है। ये माइनर ना होकर मेजर हो चुके हैं और यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा भी आते हैं और इनको कवर करना ज़्यादा आसान है क्योंकि ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनको हम कवर कर लेंगे तो हमारे जो है वेटेज जो है बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर। ये बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, मतलब इनको कवर करवाने में महीने, एक महीने, 1.5 महीने, 15 दिन ऐसे लग जाते हैं और आजकल इनसे क्वेश्चंस भी कम आते हैं। तो सबसे पहले आज हम फॉरेस्ट्री शुरू कर रहे हैं और फॉरेस्ट्री में आज हम समझेंगे पहले लेक्चर में फॉरेस्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन समझेंगे और उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे और अंत तक बने रहना। मैं आपसे कुछ लास्ट में कुछ बातें करूंगा, है ना, समझेंगे कि क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है और कैसे कैसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा मैं बात करूंगा यहाँ से आपसे फॉरेस्ट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, टर्म हमने पढ़ा फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट होता क्या है बच्चा? ये जो फॉरेस्ट है ना, ये है आपका लैटिन वर्ड। ठीक है, क्या है ये? लैटिन वर्ड है। ठीक, मैं एक एक चीज़ बेसिक से लेके चलूँगा। ठीक है, आपने अगर कहीं पे पहले पढ़ा भी हो तो आप समझ पाओगे कि हाँ, जो हमने पेड कोर्स में पढ़ा उससे बेहतर सर पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और अगर आपका कोई फ्रेंड पेड पढ़ रहा है तो सेम टॉपिक को कंपैरिजन करके देखना कि क्या अंतर है, कि कोई कहाँ पर कोई पेड पढ़ रहा है और सर जो फ्री पढ़ा रहा है उसमें अंतर क्या है। ठीक, आप समझ पाओगे कि फ्री में भी कोई इतना अच्छा कंटेंट और इतना अच्छा जो है सारे टॉपिक सीरीज वाइज पढ़ा सकता है। तो हम समझ रहे हैं कि फॉरेस्ट जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से बना है और लैटिन वर्ड क्या है? वो है फॉरेस्ट। क्या है? फॉरेस्ट। अब इस फॉरेस्ट का मतलब क्या बच्चा? अगर हम समझे कि जो फॉरेस्ट है लैटिन वर्ड फॉरेस्ट से लिया गया है और इसका मतलब होता है वास्ट एक्सपेंस कवर्ड बाय ट्री, मतलब पेड़ों से ढका हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र आप बोल सकते हो। ठीक है, पेड़ों से ढका हुआ, वृक्षों से या पेड़ों से ढका हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा एरिया, जिसको हम क्या कह देते हैं? फॉरेस्ट कह देते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि फॉरेस्ट जो है एक लैटिन वर्ड फॉरेस्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि वास्ट एरिया कवर्ड बाय ट्री, पेड़ों से ढका हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र। मतलब मैं डिफाइन करूं तो ऐसा बोल सकता हूं, एरिया ऑफ लैंड covered with tree या ट्री कैनोपी। ठीक है, एरिया ऑफ लैंड कवर विथ ट्री, पेड़ों से ढका हुआ भूमि का क्षेत्र, जिसको हम फॉरेस्ट कह देते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब इसको अगर डिफाइन करने की अगर मैं बात करूं, इसका भी मैं पीपीटी जो क्लास पीडीएफ है, क्लास की जो पीपीटी है, ये भी सेव करके आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दूसरी चीज, जितने भी नोट्स मैं आपको दूंगा ना, ये नोट्स अपडेट करके दूंगा। अभी मैंने जो आरयू में पढ़ाया था वो नोट्स तो ऑलरेडी टेलीग्राम पे है, लेकिन फिर से अपडेट करके नोट्स दूंगा। वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है बच्चा, हिंदी वाले बच्चे भी चिंता मत करना, जो पढ़ा रहा हूँ मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ और हिंदी में बोल भी दूंगा और नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है। ठीक है, चिंता नहीं करना। तो अब इसको अगर हम समझे कि डेफिनेशन, अगर हम समझे कि क्या इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनेशन को अगर हम समझे, इसकी परिभाषा को समझे तो क्या होगी, तो इसको हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझे जनरल सेंस में डेफिनेशन क्या है, एक जनरल डेफिनेशन की बात करें और एक बात करेंगे हम लीगल डेफिनेशन की। ठीक है, एक लीगल डेफिनेशन की बात करेंगे, एक जनरल डेफिनेशन है, लीगल डेफिनेशन। समझो, जनरल डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया कि हम फॉरेस्ट किसको बोल रहे हैं? जैसे हमने बोला कि एक एरिया है ना, एक एरिया ऑफ लैंड, एक भूमि का टुकड़ा है जो पूरी तरीके से क्या हुआ? वृक्षों से ढका हुआ है, उसको हमने बोल दिया क्या? ये डेफिनेशन। और वहाँ से हमें क्या मिलता है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है और भी अन्य जो है प्रोडक्ट हमें मिलते हैं फॉरेस्ट से, वो हम समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको? एन एरिया सेट ए साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर and other forest produce। ठीक है, ये जनरल सेंस में डेफिनेशन आप बोल सकते हो, ये जनरल डेफिनेशन है। मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां पर हमें क्या मिले? लकड़ी का उत्पादन मिले और अन्य उपज, जो क्या है? वन की अन्य उपज भी हमें मिले। ठीक है, लकड़ी और अन्य उपज के लिए एक अलग क्षेत्र,
लकड़ी और वन्य की अलग उपज के लिए एक अलग क्षेत्र, अलग से जो क्षेत्र जो है या तो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं या नेचुरली है, उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरेस्ट बोल सकते हैं। क्योंकि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक तो टिम्बर मिला लकड़ी, लकड़ी के साथ साथ और भी हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं, जैसे कि फ्यूल है, फोडर है ना। लकड़ी के साथ हमें क्या मिलता है, फ्यूल मतलब ईंधन भी तो मिलता है, लोग गाँव में जो है लकड़ी का यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, और फोडर पशुओं के चारे के लिए, जो पत्तियाँ वगैरह हैं, बकरियाँ जो चरती हैं वो पेड़ की पत्तियाँ खाती है ना, तो फोडर भी मिलता है। तो जनरल सेंस में ये हो गया कि एक एरिया है अलग से जहाँ पर हमें लकड़ी भी मिलती है और फॉरेस्ट के अनुत्पाद भी मिलते हैं, उसको हम फॉरेस्ट बोल देते हैं। लीगल वे में क्या समझोगे, लीगल में हम ये समझ सकते हैं एरिया ऑफ लैंड प्रोक्लेम टू बी फॉरेस्ट अंडर दी फॉरेस्ट लॉ। मतलब कि जो कानून बना है, जैसे कि हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बना है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा एरिया जो फॉरेस्ट के लिए लीगली कानूनी तौर पर बनाया गया है, कानूनी तौर पर उसको क्या किया, संरक्षित या आरक्षित जो भी किया गया उसको हमने फॉरेस्ट बोल दिया है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ लैंड प्रोक्लेम टू बी फॉरेस्ट, मतलब भूमि का ऐसा क्षेत्र जिसको फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है, वन घोषित कर दिया गया है, किसके द्वारा, अंडर दी फॉरेस्ट लॉ, वन कानून के द्वारा। ठीक है, याद रखना, वन कानून के अंडर में या वन कानून के द्वारा ऐसा भूमि का क्षेत्र जिसको फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया, उसको भी हम क्या बोल देंगे, लीगल तौर पर फॉरेस्ट बोलेंगे। दो तरीके की डेफिनेशन है, जनरल हम ऐसा बोलते हैं और लीगली ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जनरल इस सेंस में कि यहाँ से हमें कुछ प्रोडक्शन मिल जाता है, लकड़ी मिल जाता है, ईंधन मिल जाता है और भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इसलिए जनरल डेफिनेशन। और कानूनी तौर पर अगर किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया है तो वो भी फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये बात हो गई डेफिनेशन की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। आई थिंक अब आपको राइटिंग की भी कोई इशू नहीं होगा, राइटिंग भी आपको क्लियरली समझ में आ गई। मैंने काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट किया। जब मैंने आरईओ पढ़ाया था तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, काफ़ी बच्चों के मैसेज आते सर प्लीज़ राइटिंग सुधारिए, राइटिंग सुधारिए। आई थिंक अब शायद आपको इशू नहीं हो रहा होगा। पेन भी यहाँ पर चेंज किया है और अपने आप को थोड़ा सा मैंने सुधार करने की कोशिश की है, हर एक वर्ड को अलग अलग लिखने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आए। अगर राइटिंग अच्छी ठीक ठाक समझ में आ रही हो तो कमेंट्स में बता देना, हाँ सर कोई इशू नहीं है, राइटिंग क्लियरली समझ में आ रही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो कई तरीके के क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं मेथड ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, तो फर्स्ट आप देखोगे मेथड ऑफ रीजनरेशन, मेथड ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन मतलब कि किसी का पुनर्जीर्णोद्धार करने वाली बात है। तो रीजनरेशन की जो मेथड है उसके आधार पर जो है फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है। फिर जो है मेथड ऑफ रीजनरेशन के अलावा जो है एज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, आयु के बेसिस, उम्र के बेसिस पर है। उसके अलावा कंपोजिशन के बेसिस पर है। ठीक है, कंपोजिशन के बेसिस पर है। नंबर 4 ऑब्जेक्ट टू मैनेजमेंट के बेसिस पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू मैनेजमेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके अलावा आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट टू क्लासिफिकेशन के अलावा आपको मिल जाएगा ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में आपको मिल जाएगा ग्रोइंग स्टॉक। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ग्रोइंग स्टॉक के बेसिस पर क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ये 6 तरीके से क्लासिफिकेशन है। ठीक है, 6 तरीके से जो है फॉरेस्ट को यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। 1 बाय 1 हम इसको हम जो है इलोबरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वहाँ पर बात करते हैं मेथड ऑफ रीजनरेशन। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर है, मेथड ऑफ रीजनरेशन, मेथड ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ रीजनरेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। मेथड ऑफ रीजनरेशन के बेसिस पर 2 तरीके के क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा। पहला मिलेगा आपको हाई फॉरेस्ट, हाई फॉरेस्ट। बच्चा इसको मैं एक नाम और दे सकता हूँ जो नहीं मिलता है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नॉन कॉपिक फॉरेस्ट। ठीक है, इसको हम नॉन कॉपिक फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, मतलब इसके अंदर क्या होता है, हाई फॉरेस्ट या नॉन कॉपिक फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट का जो रीजनरेशन होगा वो सीड के द्वारा होगा, बीजों के द्वारा होगा। मतलब
हाँ, हम ये बोल सकते हैं फॉरेस्ट रीजनरेशन या रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम क्या बोल सकते हैं, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय सीड। ठीक है, मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट का जो रीजनरेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, सीड के द्वारा होगा, मतलब बीजों के द्वारा जो है फॉरेस्ट का रीजनरेशन होना। तो अब ये फॉरेस्ट का सीड के द्वारा रीजनरेशन का मतलब होता है ये नेचुरली होता है जनरली, मतलब कि अगर मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर पेड़ है, पेड़ से क्या बनेगा फ्लावर, फ्लावर से क्या बनेगा फल, फल जो है वो नीचे गिरेगा तो वो सड़ेगा, खराब होगा और उससे सीड भी निकलेंगे, तो वही सीड क्या करेंगे वहाँ पर ग्रो होंगे। तो सीड के द्वारा रीजनरेशन होता है, उसको हम हाई फॉरेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको हाई फॉरेस्ट, का एक और कारण समझना कि एक तो ये सीड के द्वारा हो रहा है, दूसरा ये क्या होता है, लार्जर टाल और मैच्योर ट्री होते हैं यहाँ पर विथ डेंस कैनोपी। क्या होते हैं, डेंस कैनोपी, मतलब यहाँ पे जो ट्री होते हैं हाई फॉरेस्ट के अंदर, जो ट्री होते हैं मतलब जो बीज के द्वारा जो पेड़ बनते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, मैच्योर ट्री होते हैं विथ वहाँ पर कैनोपी जो होती है काफ़ी डेंस होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो है हम जो प्लांट यूज़ करते हैं, मान लो चाहे मैंगो का हो या किसी का भी हो, गुआवा का हो, किसी का भी हो, अब हम जो यूज़ करते हैं वो वेजिटेटिव वाले यूज़ करते हैं, मतलब क्लोनल प्लांट यूज़ करते हैं, वो 1 महीने 2 महीने हाइब्रिड प्लांट यूज़ करते हैं, 1 साल के या 2 साल के होते हैं और उन पर फ्रूट आना लग जाता है। जैसे मैंगो में आप देखोगे छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के पेड़, और उस पर फ्रूट आना, इतना बड़ा पेड़ है 3 फीट 4 फीट का पेड़ है और उस पर फल आना शुरू हो जाते हैं। तो वो किस में आते हैं, वो कॉपिक फॉरेस्ट में, या बोल सकते हैं कॉपिक प्लांट है ना, वो लो फॉरेस्ट या लो प्लांट इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी हाइट छोटी होती है, वो उनकी कैनोपी जो है इतनी डेंस नहीं होती, मतलब लो कैनोपी हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन आप देखोगे जो बीज से पेड़ बनता है, मैंगो का आपने देखा होगा ना, आप रास्ते में कहीं देखोगे बहुत बड़ा पेड़ है, वो भी घना है, काफ़ी सारा जो है डेंस कैनोपी है ना, इस तरीके का पेड़ दिखा होगा आपने, ये इस तरीके से जो पेड़ होता है ये डेंस कैनोपी वाला, ये तो ये जो है डेंस कैनोपी, मतलब एक तो इनकी कैनोपी भी बहुत ज़्यादा, इनका तना भी काफ़ी मोटा होता है, चौड़ा होता है, पेड़ भी काफ़ी लंबा होता है, तो ये सीड से डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, सीड से बनते हैं जनरली। तो जंगलों में आप देखा होगा कि जब पेड़ से जो है उनके फ्लावर, वो सी फ्रूट वगैरह गिरते हैं, सड़ जाते हैं, वहाँ से बीज से जो प्लांट ट्री जो बनता है वो हाई फॉरेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, समझ के बाद मेच्योर होगा, डेंस कैनोपी होगी हाई फॉरेस्ट के अंदर। दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चा, तो दूसरा जो है वो है जिसको हम लो फॉरेस्ट बोलते हैं, लो फॉरेस्ट। अब लो फॉरेस्ट बोलेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉपिक फॉरेस्ट। जनरली तो उसको कॉपिक फॉरेस्ट ही बोला जाता है, लेकिन इसको हाई बोला तो इसको लो फॉरेस्ट बोल सकते हैं। तो लो फॉरेस्ट या कॉपिक फॉरेस्ट मतलब रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय वेजिटेटिव मीन। क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव मीन्स का क्या मतलब है, सच एज शूट और रूट सकर्स, या तो सूट या रूट सकर से बनेगा, सूट या रूट सकर से बनेगा। ठीक है, सूट या रूट सकर से अगर हमने कोई नया प्लांट तैयार किया। अब ये कैसे होगा, अब सीधी सी बात है, कॉपिक फॉरेस्ट होगा तो ये आर्टिफिशियली होगा, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हम बोल सकते हैं, आर्टिफिशियली होगा। क्यों, क्योंकि अगर सूट से हम बना रहे हैं या रूट के सकर से हम बना रहे हैं तो वो तो मैन मेड ही होगा। मान लो आपने कोई प्लांट लिया, उसकी कलम, उसको एक जगह से काट के वापस उसको ज़मीन में लगा दिया, उससे नया प्लांट तैयार हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉपिक प्लांट। मतलब सेम एज मदर प्लांट, जैसे उसका मदर प्लांट था, पेरेंट था, वैसा ही क्या होगा, कैरेक्टर जो लक्षण जो होंगे उसमें होंगे, क्योंकि वो वेजिटेटिव पार्ट से बना है। और वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है और पत्ती होती है। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है और सीड उसी में बनता है। तो जो वेजिटेटिव पार्ट में आप चाहे रूट ले लो, चाहे आप तना मतलब स्टेम ले लो, चाहे पत्ती ले लो, इससे अगर नया प्लांट बन रहा है तो उसको हम कॉपिक प्लांट बोलते हैं। तो कॉपिक फॉरेस्ट क्या होता है, जब हम वेजिटेटिव पार्ट से मतलब सूट से या रूट या सकर से नया प्लांट तैयार करते हैं, नया फॉरेस्ट अगर हम बनता है, डेवलप्ड होता है, तो उसको हम कॉपिक फॉरेस्ट बोलते हैं। और जो कॉपिक वुड होता है बच्चा, जो कॉपिक वुड होता है मतलब जो लकड़ी होती है, कॉपिक वुड की जो लकड़ी होती है उसको कॉप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉप्स बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, क्या बोला जाता है, कॉप्स बोला जाता है। समझ में आ रही है चीज़ें।
ठीक है, मैं कोशिश कर पा रहा हूँ अच्छे से समझाने की और कंटेंट थोड़ा सा ऐड करने की। जनरली जो है सिर्फ इतना ही मिलता है कि सीड से अगर जीज जनरेट कर रहे हो तो हाई फॉरेस्ट बोलते हैं, लेकिन हाई फॉरेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बड़ा होता है, लंबा होता है, मेच्योर अच्छा खासा होता है और काफ़ी डेंस कैनोपी होती है, उस वजह से इसको हाई फॉरेस्ट। और लो फॉरेस्ट मतलब कि वेजिटेटिव से अगर हम करते हैं जस्ट इसका उल्टा, स्मॉल हो जाएगा, बोना रहेगा, छोटा रहेगा, इमेच्योर रहेगा और उसकी कैनोपी जो है बिल्कुल शॉर्ट रहेगी। ठीक, मैं कोशिश करता हूँ इसको डायग्राम में बताने की। ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है प्लांट को क्या किया, नीचे से काट दिया। ठीक है, ये पेड़ दिख रहा है, इसको काट दिया। अब काटने के बाद जो है यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, वापस से ये प्लांट जो है डेवलप्ड हुआ। ठीक है, ये इस तरीके से जो है इसकी कैनोपी जो है डेंस नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे, है ना, ये पेड़ था, कॉपिक्ड ट्री टू बी कॉपिस्ड बोल सकते हैं इसको। आधार के पास, बेस के पास से इसको काट दिया। ठीक है, शूट रैपिडली जो है रीग्रो फ्रॉम दी स्टूल द फॉलोइंग स्प्रिंग। तो यहाँ पे जो ये पेड़ था, इससे जो है शूट वापस ग्रो करने लगी, ये शूट यहाँ पे ग्रो करने। अब ये शूट ग्रो कर रही, देखो इसकी कैनोपी भी डेंस नहीं है, कैनोपी भी डेंस नहीं है, हाइट भी इसकी कम है ना, हाइट भी कम है, कैनोपी भी इसकी कम है और ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कॉपिक। ठीक है, ये कॉपिक प्लांट होता है। ठीक, चलिए ये समझ पाए आपको कि हाई फॉरेस्ट क्या होता है, लो फॉरेस्ट क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेस्ड ऑन एज। ठीक है, सेकंड जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन एज, उम्र के हिसाब से, आयु के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन समझिए। इसके आधार पर दो प्रकार का है, पहला आपको मिलेगा इवेन एज फॉरेस्ट या जिसको हम रेगुलर फॉरेस्ट भी बोलते हैं, रेगुलर फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब समवृद्ध मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि समान आयु वाले फॉरेस्ट, समवृद्ध फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखो सेम एज फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी पेड़ होंगे, जो भी ट्री होंगे, जितने भी ट्री होंगे वो क्या होंगे, उनकी एज समान होगी। कौन से ट्री? जो मोस्टली उस फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी डोमिनेंट ट्री है उनकी जो एज होगी वो समान होगी। समझ में आ रही बात? सम एज मतलब इवन एज का मतलब क्या है कि जो फॉरेस्ट के अंदर ट्री है, जो उसकी स्पीसीज़ हैं, वो सब की उम्र लगभग समान होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्लास की बात करें, जैसे 10th क्लास में बात करें तो 10th क्लास के बच्चों की एज क्या होगी, लगभग सबकी सिमिलर एज होगी, है ना। लगभग अगर 10th क्लास की बात करें तो 14 से 15 साल की उम्र होती है, जो लगभग 10th क्लास के बच्चों की उम्र होती है। 16-17 साल एज वाले बच्चे होते हैं वो लगभग 12वीं क्लास के बच्चे होते हैं। तो सेम एज वाले को एक क्लास के अंदर रख दिया तो उसको इवन एज बोल देते हैं हम। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट होंगे, जितने भी ट्री होंगे फॉरेस्ट के अंदर, वो सब सेम उम्र के होंगे, उसको हम इवन एज फॉरेस्ट बोल देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, डोमिनेटेड ट्री। ठीक है, डोमिनेटेड ट्री इन द फॉरेस्ट, डोमिनेटेड ट्री आर ऑल अबाउट द सेम एज। ठीक है, डोमिनेटेड ट्री इन दी फॉरेस्ट, इन दी फॉरेस्ट आर ऑल अबाउट दी सेम एज। मतलब कि जो भी फॉरेस्ट के अंदर जो भी मेन ट्री है, जो डोमिनेटेड ट्री है, वो जो होंगे उनकी उम्र जो होगी वो सेम होगी। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो ट्री है वो कैसे होते हैं बच्चा, ये होते हैं मैन मेड फॉरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, मैन मेड फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैन मेड फॉरेस्ट होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन, इसको हम प्लांटेशन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांटेशन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बच्चा? क्योंकि इनकी उम्र समान कब होगी, जब हम प्लांटेशन के थ्रू कोई फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, या प्लांटेशन जब हम करते हैं तो सेम टाइम पर करते हैं, सेम टाइप की स्पीसीज का यूज़ करते हैं, तो उनकी एज भी सेम होती है। समझ में आ रही बात? मान लो कि ये हमने एक एरिया खाली पड़ा था, एक बंजर भूमि है, यहाँ पर हमने प्लांट लगाए, चाहे कोई भी अलग अलग स्पीसीज के लगाए। ठीक है, एक ही दिन में हमने लगा दिए सारे। मान लो हमने यहाँ पर 100 पौधे लगाए। ठीक है, कब लगाए? मान लो हमने लगाए यहाँ पर 2 अगस्त को, 2 अगस्त 2023 को लगाए।
तो ये हमने 100 प्लांट लगाए, तो ये 100 प्लांट क्या होंगे, सेम एज के होंगे, सेम एज के होंगे, सेम हाइट होगी इनकी, सब कुछ सेम दिखेगा यहाँ पे, सेम एज के होंगे। क्यों? क्योंकि सेम साइज एक ही दिन पर ग्रो किए, तो इनकी जो हाइट रहेगी वो लगभग सेम रहेगी, क्योंकि उसी टाइम पर ये ग्रो करेंगे। तो जो डोमिनेटेड ट्री है फॉरेस्ट के अंदर, उन सभी की जो अगर एज है वो समान है, तो उसको हम इवन एज फॉरेस्ट या रेगुलर फॉरेस्ट बोलते हैं। ये मैन मेड फॉरेस्ट होते हैं, प्लांटेशन फॉरेस्ट इसको बोलते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल ही ये संभव है, नेचुरली तो ये संभव नहीं है। मान लो कि हमने लगाया, अब यहाँ से मान लो इसके फल बने, बीज गिरा, यहाँ पर बीज गिरा, बीज से नया प्लांट तैयार हो गया, तो यहाँ पर तो मिक्स हो गया, यहाँ पे तो क्या हो गया, मिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ प्लांट की उम्र अलग है और कुछ प्लांट की उम्र अलग है, तो उसको हम इवन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें क्या बोली जाती है, कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस भी है, कुछ जो है क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ रिलैक्सेशन है। मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस अप टू 25% ऑफ द रोटेशनल एज allowed if not harvested for 100 years। अगर आप 100 सालों तक इनको हार्वेस्ट नहीं करते हो, जो भी आपने प्लांटेशन किया है प्लांट का, ठीक है, कुछ आपने देखा होगा फार्मर्स भी क्या करते हैं, प्लांट लगाते हैं, है ना। अगर 100 साल तक इसको अगर आप नहीं करते हो, हार्वेस्ट नहीं करते हो, तो 25% तक आप डिफरेंस वहाँ पर कंसीडर कर सकते हो इवन एज फॉरेस्ट के अंदर। समझ में आ रही बात? इवन एज फॉरेस्ट का मतलब क्या है, पहले तो जो भी डोमिनेटेड ट्री है वो सब क्या होना चाहिए, सेम एज के होना चाहिए। और ये कब संभव है, जब मैन मेड फॉरेस्ट हो या प्लांटेशन फॉरेस्ट हो, है ना। नेचुरली में तो संभव नहीं है, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट में तो भैया प्लांट जो है नेचुरल तरीके से ग्रो होगा, उसका सीड गिरे, फल बनेगा, फल नीचे गिरेगा, सड़ेगा, बीज से प्लांट नया तैयार होगा, तो उनकी एज अलग अलग होती है। तो आर्टिफिशियल ही ये संभव है, तो मैन मेड फॉरेस्ट, प्लांटेशन फॉरेस्ट में ही इवन एज आपको प्लांट मिलेंगे, और इनके अंदर 25% तक डिफरेंस भी अलाउ होगा अगर आप 100 साल तक उसको हार्वेस्ट नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अगर 100 साल तक हार्वेस्ट नहीं करोगे तो कुछ प्लांट यहाँ पर नए जो है रीजनरेट होंगे, ग्रो होंगे, क्योंकि इनसे सीड बनेंगे, और सीड से जो बीज नीचे गिरेगा और नया प्लांट बनेगा, तो 25% तक आप उसमें अलाउ कर सकते हो इवन एज के अंदर। इतनी सी कहानी है। समझ में आ गई चीज़ कि इवन एज क्या है? इसका डायग्राम भी आप देखोगे इवन एज का, ये ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इवन एज स्टैंड की बात कर रहे हैं, या इवन एज फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखो सारे जो पेड़ हैं वो आपको बिल्कुल समान दिख रहे हैं। देखो सब हम उम्र है, मतलब इसकी जो एज है सेम एज है। सेम एज पर अगर इनको हमने किया है, इसीलिए इनकी जो है हाइट समान है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल सिमिलर ये दिख रहे हैं। तो ये इवन एज फॉरेस्ट या इवन एज स्टैंड है। स्टैंड क्या है ये भी बताऊंगा अभी आपको आगे, स्टैंड क्या होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इवन एज क्या है। जो भी डोमिनेटेड ट्री है उन सभी की उम्र समान होनी चाहिए, 25% तक आप अलाउ कर सकते हो इसके अंदर, अगर आप 100 साल तक हार्वेस्ट नहीं कर रहे हो। और ये कब पॉसिबल है, ऐसी कंडीशन कब पॉसिबल है, जब आर्टिफिशियल या आप प्लांटेशन कर रहे हो अपनी फील्ड में। देखा होगा कई लोग जो है साल के वृक्ष जो है या साल के वृक्ष लगाते हैं, तो आप देखा होगा पूरी फील्ड एकदम बिल्कुल सिमिलर दिखती है आपको, सारे प्लांट की हाइट सिमिलर दिखती है। क्यों? क्योंकि वो सेम टाइम पर प्लांट किए गए हैं, मैन मेड फॉरेस्ट होता है वो, ठीक। दूसरा अभी मैं आपको बताऊं, इसमें दूसरा जो आपको यहाँ देखोगे उसको हम बोलेंगे क्या, अनइवन फॉरेस्ट या इरेगुलर फॉरेस्ट, ठीक है, बी कर लेना इसको, ठीक। अनइवन फॉरेस्ट या इरेगुलर फॉरेस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है पेड़ों के अंदर। मतलब हम बोल सकते हैं ग्रेटर डाइवर्सिटी इन दी फॉरेस्ट, है ना, ग्रेटर डाइवर्सिटी इन दी फॉरेस्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इवन एज फॉरेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ ट्री एज क्लासेस, क्या लिख सकते हैं, देयर इज ग्रेटर डाइवर्सिटी of tree age classes in the forest, तो फॉरेस्ट के अंदर, वन के अंदर आपको हर उम्र के, मतलब आयु वर्ग के, हर आयु वर्ग के आपको पेड़ की विभिन्नता
या जो है विविधता वहाँ पर मिलेगी, उसको हम बोल देते हैं अनइवन फॉरेस्ट। और ये जो क्या होता है, ये कंडीशन कब होती है, नेचुरल जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। या हम बोल सकते हैं जो डिफरेंस होगा, फॉरेस्ट डिफरेंस होगा, वो मोर देन 25% ऑफ द रोटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस मोर देन 25% ऑफ द रोटेशन। ठीक है, रोटेशन एज डिफरेंस, जो एज डिफरेंस होगा वो लगभग 25% ऑफ द रोटेशन, 25% से ज़्यादा आपको वहाँ पर जो है एज डिफरेंस या जो एज क्लासेस हैं वो अलग अलग मिल सकती है अनइवन फॉरेस्ट के अंदर। सीधी सी बात है, आप इवन फॉरेस्ट समझ गए तो अनइवन भी समझ गए होंगे। इवन में क्या था, सबसे समान उम्र के होने चाहिए, 25% से ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए। तो जो असमान उम्र के हैं, अलग अलग पेड़ है, अलग अलग डाइवर्सिटी, हाइट अलग अलग सब हो जाएगा तो अनइवन हो जाएगा। नेचुरल फॉरेस्ट में ऐसी कंडीशन होती है और 25% से ज़्यादा उसमें डिफरेंस हो जाएगा। आप देखना चाहो तो ये है। ठीक है, ये पेड़ अलग हाइट अलग दिख रहा है, ये बाद में लगाया तो इसकी हाइट इतनी है, ये अलग टाइम पे लगाया, ये अलग टाइम पे लगाया, ये अलग टाइम पे, ये अलग टाइम पे, इस तरीके से आपको दिखेगा अनइवन एज स्टैंड वाला या अनइवन एज फॉरेस्ट। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो बच्चा मैं क्लासिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ वो है बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ठीक है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन नंबर 3, बेस्ड ऑन कंपोजिशन के बेस पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। बच्चा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा बता देना, ताकि मैं बाद में थोड़ा अगर मुझे लगेगा कि और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बच्चे नहीं समझ रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में प्लीज़ बोल देना, एक बार बता देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही है और ठीक पढ़ा रहे हो आप, तो मैं जो है चीज़ों को मेंटेन रखूँगा और भी सुधारने की कोशिश करूँगा। राइटिंग वगैरह ठीक है या नहीं है, और डायग्राम भी साथ में मैं लेकर आया हूँ ताकि चीज़ें आप आसानी से समझ पाओ। क्लियर है? तो थोड़ा सा कमेंट्स करके बता देना, है ना। बाकी और कुछ आपसे मैं वो नहीं करूँगा कि भाई आप ये करो वो करो, ऐसा मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा कोई मैं इंटेंशन भी नहीं रखता हूँ। तो बस आप ये बता देना कि सर हाँ ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। तो कंपोजिशन के बेसिस पर भी दो प्रकार को अब मिलेगा। एक मिलेगा आपको प्योर फॉरेस्ट, क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको प्योर फॉरेस्ट, ठीक है, और एक मिलेगा आपको मिक्स्ड फॉरेस्ट। प्योर फॉरेस्ट क्या होता है? प्योर फॉरेस्ट का मतलब होता है, जैसे प्योर कब बोलते हैं हम किसी चीज़ को प्योर, जब एक ही चीज़ उसके अंदर हो। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एलिमेंट्स पढ़ते हैं, फिर कंपाउंड्स पढ़ते हैं, फिर कंपाउंड के अलावा और क्या पढ़ते हैं, मिक्सचर्स पढ़ते हैं। मिक्सचर मतलब कि उसमें कुछ भी रेशियो नहीं है, कुछ भी मिला दिया। एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर फॉर्म होता है, क्योंकि एलिमेंट जैसे मान लो एलिमेंट है, मान लो नाइट्रोजन है, तो सिर्फ नाइट्रोजन ही है, इसके अलावा और भी कोई मिक्स नहीं है उसके अंदर, तो उसको वो प्योर बोलते हैं, प्योर फॉर्म बोलते हैं। और जो मिश्रण होता है उसमें कई सारी चीज़ मिक्स रहती है किसी भी रेशियो में, तो उसको मिक्सर बोल देते हैं। तो प्योर का मतलब होता है, प्योर फॉरेस्ट का मतलब होता है एक ही स्पीसीज के पेड़ों का होना, एक ही प्रजाति के पेड़ों का होना। उस फॉरेस्ट में अगर एक ही प्रजाति के पौधे हैं, एक ही प्रजाति के पेड़ हैं, तो उसको हम प्योर फॉरेस्ट बोलेंगे। और दो से ज़्यादा प्रजाति के पेड़ हैं, दो या दो से अधिक प्रजातियों के पेड़ है, तो उसको हम मिक्स्ड फॉरेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो प्योर फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 80% ऑफ द ट्री, 80% ऑफ द ट्री, क्या बोलेंगे, 80% ऑफ द ट्री आर ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब 80%, कम से कम 80% जो पेड़ हैं वो एक ही स्पीसीज के होना चाहिए। समझ में आ गया? 80% क्यों बोला? क्योंकि फॉरेस्ट है, 100% तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर 80% से, मतलब कम से कम 80%, ज़्यादा से ज़्यादा 100 भी हो सकता है, तो कम से कम 80% जो पेड़ हैं फॉरेस्ट के अंदर, अगर वो एक ही स्पीसीज के हैं तो उसको हम प्योर फॉरेस्ट बोलेंगे। समझ में आ गया बात? कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 80% पौधे पेड़ जो है वो एक ही प्रजाति के होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 100 भी होंगे, 85 भी होंगे, 90 भी होगा तो भी चलेगा। मतलब ओनली वन स्पीसीज नॉट लेस देन 80%। अगर हम बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट कंपोज्ड ऑफ ओनली वन स्पीसीज नॉट लेस देन 80%, मतलब एक ही स्पीसीज से बना हुआ वन जिसमें 80% से ज़्यादा या 80% से कम नहीं होना चाहिए उस स्पीसीज के पेड़, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में यही समझ लो कि कम से कम 80% जो है एक ही प्रजाति के पौधे, एक ही प्रजाति के पेड़ होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे प्योर फॉरेस्ट। समझ में आ गया बात?
और ये भी कब संभव हुए, ये भी प्लांटेशन के थ्रू ही संभव हुए, है ना, ये भी आर्टिफिशियल ही संभव हुए, नेचुरली तो संभव ही नहीं है। अगर 80% आपको रखना है तो ये कब संभव है, 80% से ज़्यादा या 100% भी रखना है, प्योर फॉरेस्ट बनाना है तो कब संभव है, ये भी आर्टिफिशियल ही संभव है, ये भी आर्टिफिशियल ही संभव है ना। मतलब मैन मेड फॉरेस्ट ही प्योर फॉरेस्ट हो सकते हैं, प्लांटेशन फॉरेस्ट ही क्या हो सकते हैं, प्योर फॉरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर होता है वो मिक्स्ड फॉरेस्ट। मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिक्स्ड फॉरेस्ट का क्या मतलब है बच्चा, मिक्स्ड फॉरेस्ट का क्या मतलब है, टू आर मोर स्पीसीज इंटरमेंगल इन द सेम कैनोपी। क्या लिखोगे, अरे टू आर मोर स्पीसीज intermingled in the same canopy। कैनोपी समान होना चाहिए। कैनोपी का मतलब समझना है, कैनोपी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इसको बोलते हैं कैनोपी। ठीक है, ये कैनोपी, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम कैनोपी। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कैनोपी। ठीक, इसका जो फैलाव है ये जो फैला हुआ है इसको बोलते हैं कैनोपी। ठीक है, कैनोपी। तो सेम कैनोपी के अलग अलग प्रकार के जो स्पीसीज है, अलग अलग प्रजाति के जो पौधे हैं वो अगर हैं तो उसको हम मिक्स्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग वृक्ष, मतलब ठीक है, यहाँ पर आपको एक ये इस प्रकार का पौधा भी मिल गया, एक आपको इस प्रकार का पौधा भी मिल गया, पेड़ भी मिल गया फॉरेस्ट के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मिक्स्ड फॉरेस्ट बोलेंगे। प्योर मतलब एक ही प्रजाति के कम से कम 80 अगर वृक्ष आपको मिल गए तो उसको हम बोलते हैं प्योर फॉरेस्ट। और ये कब कंडीशन, ये नेचुरली ही संभव है ना, नेचुरली ही पेड़ आपको अलग अलग मिलेंगे फॉरेस्ट के अंदर, तो इसको हम मिक्स्ड फॉरेस्ट बोल देते हैं। क्लियर है, चलिए चल, ये तो हो गया हमारा बेस्ड ऑन कंपोजिशन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के बेसिस पर जो है फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से समझो। ये 4-5 प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें आप देखो प्रोडक्शन, क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्शन फॉरेस्ट, नाम ही प्रोडक्शन फॉरेस्ट है, उत्पादन वन आप इसको बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब ऐसा फॉरेस्ट जिसको हम उसके प्रोड्यूस, उसके उत्पाद के लिए, उसके उपज के लिए सिर्फ मैनेज करते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर आपने कोई फॉरेस्ट है आपके गांव के पास में, या आपने फॉरेस्ट डेवलप किया है, आपने जो फॉरेस्ट डेवलप किया है किस लिए, कि भाई हमें वहाँ से लकड़ी मिल जाए, ईंधन फ्यूल के लिए लकड़ी मिल जाए, या हमारे जो बकरी, हमारे पास जो एनिमल्स हैं उसको खाने के लिए पत्तियाँ मिल जाए, उस पर्पज से आपने किया तो उसको हम प्रोडक्शन फॉरेस्ट बोलते हैं। मतलब कुल मिला के हमें क्या चाहिए, उसकी उपज चाहिए। मान लो आपका फ्रूट ट्री है, फल मिल जाए, फूल मिल जाए, ये बात है, तो हम इसको बोल सकते हैं ऐसा फॉरेस्ट मैनेज्ड मेनली फॉर इट्स प्रोड्यूस। मतलब कि फॉरेस्ट को हम किसके लिए मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ उसकी उपज के लिए। अगर मतलब मुख्य रूप से हम फॉरेस्ट को सिर्फ उसके उत्पाद के लिए, उसके उपज के लिए मैनेज कर रहे हैं तो उसको हम प्रोडक्शन फॉरेस्ट बोलते हैं। इतना समझ लो। उत्पाद में क्या है, जैसे कि हमें क्या चाहिए, टिम्बर चाहिए, लकड़ी, जैसे कि हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, जैसे कि हमें क्या चाहिए, फोडर चाहिए। ठीक, ये इसके क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए, उपज हो गए। इसके लिए अगर हम फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन फॉरेस्ट बोलते हैं। और कई बार इसको हम नेशनल फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, याद रखना, कई बार इसको क्या बोलते हैं, नेशनल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नेशनल फॉरेस्ट बच्चा, इसको नेशनल फॉरेस्ट बोला जाता है क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है वो डिफेंस में यूज़ होते हैं। कहाँ पर, डिफेंस में। ठीक, डिफेंस में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, डिफेंस में, कम्युनिकेशन में, इंडस्ट्री में, ठीक, रक्षा
मतलब कि जो रक्षा उत्पाद है या रक्षा के लिए जो भी हम टूल्स इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में इसका यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं, तो कई बार इसको नेशनल फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, किसको, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट को। ठीक है, दूसरा आपका आता है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अलावा सेकेंड जो है वो है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट बी आ जाएगा ये, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। देखो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा एरिया जो पूरी तरीके से कवर्ड है जो है वुडी ग्रोथ के लिए। ठीक है, पूरी तरीके से कवर्ड है वुडी ग्रोथ के लिए। अब वहाँ पर क्या है, वुडी ग्रोथ है मतलब क्या है कि वो आपको सॉइल इरोजन से बचाएगा, वाटर कंजर्वेशन करेगा, दूसरी चीज़ और क्या करेगा, जो स्ट्रीम फ्लो है, धारा का जो प्रवाह है उसको रेगुलेट करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर आती है। मतलब हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, एन एरिया of land, an area fully or partially covered। ठीक है, ऐसा एरिया जो पूरी तरीके से आंशिक रूप से कवर्ड है वुडी ग्रोथ, विथ वुडी ग्रोथ। किससे कवर है, वुडी ग्रोथ से कवर है, एंड उसको हम मैनेज कर रहे हैं, मैनेज। ठीक है, क्यों मैनेज कर रहे हैं, उसको हम मैनेज कर रहे हैं काय के लिए, मैनेज मेनली ऑफ रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, जो धारा का प्रभाव है स्ट्रीम फ्लो को मैनेज करने के लिए। ठीक है, रिड्यूस इरोजन, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के अलावा क्या हो जाएगा, होल्ड शिफ्टिंग लैंड, होल्ड शिफ्टिंग सैंड, जो रेत बह के जा रही है उसको रोकने के लिए। और हम क्या बोल सकते हैं, अदर बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस एंड अदर बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस के लिए। मतलब समझना है इसका, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसा एरिया जो पूरी तरीके से कवर है किससे, वुडी ग्रोथ से। मतलब जो कास्टी ग्रोथ है ना, लकड़ी वाली जो ग्रोथ है, कास्टी ग्रोथ से पूरी तरीके से कवर है, और मैनेज कर रहे हैं, मैनेज मेनली टू रेगुलेट। जो क्या मैनेज कर रहा है, मुख्य रूप से जो स्ट्रीम फ्लो है, धारा का जो प्रवाह है उसको मैनेज कर रहा है, इरोजन को रिड्यूस करता है, मतलब कि जो मृदा क्षरण है उसको रिड्यूस करता है, वाटर को कंजर्व करने का काम करता है, जो रेत बह के आ रही है उसको रोकने का काम करेगा, और अदर बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस। आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पेनिट्रेशन O2 और जो भी सॉइल प्रेसिपिटेशन जो भी यहाँ पर है, डस्ट फिल्ट्रेशन भी काम, कार्बन स्टोरेज का भी काम करता है, ड्रिंकिंग वाटर, एक्वेटिक लाइफ, कंस्ट्रक्शन, वाइल्ड लाइफ, फ्यूल, सब ये स्ट्रीम फ्लो को भी मैनेज करेगा, है ना। जो मिट्टी बह कर आ रही है सॉइल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा। ये सारा काम करता है कौन, हमारा फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का अपना आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। समझ में आया क्या काम करता है कि स्ट्रीम फ्लो, मतलब जो धारा बह के प्रवाह कर रही है उसको भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, सॉइल इरोजन को मेंटेन करता है, वाटर को कंजर्व करने का काम करेगा, जो ऊपर से मिट्टी बह के आ रही है उसको भी क्या करेगा, ये होल्ड करेगा, रोक के रखेगा, और अदर बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस भी इसके बहुत सारे हैं। तो समझ में आ गया प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लियर है, ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्म फॉरेस्ट्री। इसी का जो है नेक्स्ट जो है टाइप है सी, वो है फार्म फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट। ठीक है, फार्म फॉरेस्ट क्या होता है, देखो जनरली समझ लो, जैसे मान लो एक किसान की क्या है, ये फील्ड है। अब इस फील्ड में दो तरीके से वो क्या कर सकता है, फॉरेस्ट। एक तो क्या है, ये इसके पास मान लो मेड़ है, तो यहाँ पर उसने पेड़ लगा लिए, ठीक है, मेड़ पर पेड़ लगा लिए, या फिर ये क्या करेगा, फसलों के बीच में यहाँ पर पेड़ लगा लेगा, ये इस तरीके से, और बीच में क्या करेगा, अपनी फसल लगाएगा। ठीक है, ताकि उसको क्या मिले, फ्यूल और फॉडर भी मिल जाए, है ना। भैया वो तो क्रॉप तो ले ही रहा है, चाहे वो बीच में लगाए फॉरेस्ट, बीच में पेड़ लगा ले, या साइड की जो अपनी भूमि है, साइड में जो जगह है उसकी मेड़ है वहाँ पर पेड़ लगा ले। कई सारे फायदे, एक तो क्या हुआ, विंड ब्रेक का भी काम करेगा, शेल्टर ब्रेक का काम करेगा, हवा से जो फसलें गिर जाती है उसको रोकने का काम करेगा। दूसरा जो है मतलब इरोजन का भी, इरोजन प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। दूसरा फार्मर को फ्यूल भी मिलेगा, लकड़ी भी मिल जाएगी, टिम्बर भी मिल जाएगी, और प्लस उसको फॉडर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई फार्मर अपने फार्म पर ये छोटा सा फॉरेस्ट डेवलप करता है तो उसको हम फार्म फॉरेस्ट बोल देते हैं। ठीक है,
तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट रेज्ड ऑन फार्म, फॉरेस्ट रेज्ड ऑन फार्म एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया। या तो फार्म पर या उसके आसपास, एडजॉइनिंग का मतलब होता है जो आसपास जो एरिया है फार्म पे, फार्म पर या आसपास जो एरिया है वहाँ पर अगर वो फॉरेस्ट डेवलप कर रहा है, ठीक है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ फ्यूल एंड fodder of the farmer, fuel and fodder for the farmer, fuel and fodder of the farmers, and to have a beneficial इन्फ्लुएंस ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि पर उसका लाभकारी प्रभाव भी पड़ेगा। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब यही है ना कि भाई वो फार्म पर या उसके आसपास के एरिया में क्या करेगा, पेड़ पौधे लगाएगा, जिससे क्या करेगा, उसकी जो फ्यूल की या जो फोडर की रिक्वायरमेंट है, फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो जाएगी फार्मर की, प्लस उसका जो एग्रीकल्चर में बेनिफिट है वो भी क्या मिलेगा उसको। एग्रीकल्चर में बेनिफिट क्या है, मैंने बताया अभी, मान लो इस तरफ से बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, तो वहाँ पर हवाएं चलेगी तो उसकी क्रॉप जो है उसमें लॉजिंग आ जाएगी, उसकी फसल जो गिर जाएगी, तो वो भी क्या करेगा, यहाँ पर शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक का काम करेगा ये पेड़ पौधे, जिसकी वजह से उसकी फसल को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए भी बेनिफिशियल है, प्लस उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर पूरी होती है फार्म फॉरेस्ट्री से। समझ में आ गया, इसको हम बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक, मे भी डायग्राम आपको होगा। ठीक, ये तो नहीं है, ये वाला। ठीक, ये जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये है फार्मर का फील्ड, और फार्मर की फील्ड ने अपने ये चारों तरफ जो है क्या लगा ली है, पेड़ लगा लिए। तो एक तो उसको यहाँ पे क्रॉप तो मिल ही रही है, साथ में एक तो यहाँ पर जो हवा है, हवा से उसकी फसल जो है वो भी प्रोटेक्ट हो रही है, प्लस उसको जो फ्यूल और फोडर भी यहाँ पर मिलेगा। एक डायग्राम। सेकंड डायग्राम आप ये देख रहे हो, ये फार्मर ने क्या लगा रखे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, उनके बीच में जो है क्रॉप लगा रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, पेड़ों के बीच में फसलों को लगाना रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। तो फार्म फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं, एक तरह से रिले क्रॉपिंग करते हैं। फार्म फॉरेस्ट जो है एक टाइप है रिले क्रॉपिंग का, कि अगर मान लो है ये बीच में क्रॉप लगा दी और राइट साइड में पेड़ पौधे हैं, तो ये क्या है, फार्म फॉरेस्ट है। ठीक है, फार्म फॉरेस्ट है, और इसी को हम रिले क्रॉपिंग भी बोलते हैं, कि पेड़ों के बीच में, पेड़ों की दो रो के बीच में फसलों को लगाना। तो ये फार्म फॉरेस्ट का ही एग्जांपल है। या तो आप इसे लगाओ, या फिर चारों तरफ जो जगह है, एडजॉइनिंग एरिया है, वहाँ पर आप क्या लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। तो इसको फार्म फॉरेस्ट्री बोलते हैं। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट जो होता है वो है फ्यूल फॉरेस्ट, इसी का नंबर डी, इसको हम बोलते हैं फ्यूल फॉरेस्ट। फ्यूल फॉरेस्ट का क्या मतलब है भैया, आप जो है यहाँ पर फॉरेस्ट रेज करोगे विलेज वेस्टलैंड पर, मतलब गांव की जो है बंजर भूमि है ना, खाली पड़ी हुई भूमि है, बंजर भूमि है, वहाँ पर क्या किया आपने, फॉरेस्ट को डेवलप कर दिया। फॉरेस्ट डेवलप करने का फ़ायदा क्या है, वहाँ पर जो है, जो विलेज की कम्युनिटी है, गाँव के जो लोग हैं, उनको ईंधन के लिए लकड़ियाँ मिल जाएगी, बस उसको बोलते हैं फ्यूल फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट रेज्ड ऑन विलेज वेस्टलैंड क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट रेज्ड ऑन विलेज वेस्टलैंड। ठीक है, विलेज वेस्टलैंड टू सप्लाई, क्या सप्लाई होगा फार्मर को, फ्यूल सप्लाई होगा, स्मॉल टिम्बर मतलब लकड़ियाँ भी मिलेगी, एंड फोडर भी मिलेगा। किसको, फोडर भी मिलेगा, एंड ETC जो भी प्रोडक्ट मिले, फ्रूट वगैरह भी, टू विलेज कम्युनिटी, टू विलेज कम्युनिटी। कौन सी विलेज कम्युनिटी, कौन सी विलेज कम्युनिटी, लिविंग फार अवे फ्रॉम गवर्नमेंट फॉरेस्ट। जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट हैं, जो सरकारी वन हैं, उससे बहुत ज़्यादा दूर रह रही है। ऐसी कम्युनिटी
जो उनके आसपास कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, कोई भी जंगली एरिया नहीं है जहाँ से उनको ईंधन के लिए लकड़ियाँ मिल सके या फोडर मिल सके या जो भी है टिम्बर, लकड़ियाँ, फ्यूल, फाइबर उनको मिल सके, ऐसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपना गांव के आसपास अगर कोई वेस्टलैंड है, खाली भूमि पड़ी है, बंजर भूमि पड़ी है, वहाँ पर जो है फॉरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। किस पर्पज़ के लिए? इन सब पर्पज़ के लिए। इसको हम फ्यूल फॉरेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लकड़ियाँ वगैरह इनको मिल जाती है आसपास में अगर फॉरेस्ट डेवलप वो कर लेंगे तो। फिर नेक्स्ट आता है रिक्रिएशन फॉरेस्ट, इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं रिक्रिएशनल फॉरेस्ट। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट का मतलब क्या है? देखो, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट टू नीड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर द रिक्रिएशंस टू नीड ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। मतलब कि आपने देखा होगा जनरली शहर के आसपास आपने देखा होगा, या जब भी कॉलोनी बनती है ना, जब भी जो भी नई कॉलोनी बनती है उनके बीच में गार्डन रखा जाता है ना, छोटा सा गार्डन भी बनाते हैं। तो वो जस्ट मनोरंजन के पर्पज़ पे लोग जाते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वहाँ पर बच्चे खेलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिक्रिएशन फॉरेस्ट। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट का मतलब होता है मनोरंजन के लिए, लोगों के घूमने फिरने के लिए, वहाँ पर चलने के लिए एक अलग से एरिया होता है, लोग वहाँ पर वॉकिंग भी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, उसको हम रिक्रिएशनल फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये किसके लिए होता है? ओनली फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशनल, ओनली फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन नीड ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। जो ग्रामीण और जो शहरी लोग हैं उनके मनोरंजन के लिए जो फॉरेस्ट हम डेवलप करते हैं उसको रिक्रिएशनल फॉरेस्ट बोलते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो ना, ये बच्चे गार्डन में घूमते फिरते खेलते हैं, वहाँ पर जो है वॉकिंग के लिए पाथ भी बना रहता है। गार्डन आप गए होंगे, है ना, किसी न किसी के पर्पज़ के लिए, है ना, घूमने के लिए या घुमाने के लिए आपने देखा होगा। वो जो है वहाँ पर आपको कई प्रकार के पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ मिलते हैं, तो उसको हम रिक्रिएशनल फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस। ये शायद नंबर 5 होगा, है ना। बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस। ठीक है, बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस। तो मालिकाना हक और जो कानूनी जो स्टेटस है उसके आधार पर जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पर समझो। इसके आधार पर सबसे पहले आपको मिलेगा रिजर्व फॉरेस्ट। क्या मिलेगा? रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरक्षित वन। क्या बोलते हैं इसको? आरक्षित वन। ठीक, टोटल जो एरिया है वन एरिया है उसका 50% जो है वो आरक्षित वन के अंदर माना जाता है, लिया जाता है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया का 50%, याद रखना। कितना? टोटल फॉरेस्ट एरिया का 50% जो होता है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। समझ गए बात को? अब ये कैसे डिसाइड होता है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूट बाय द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, मतलब ऐसे फॉरेस्ट एरिया, एन एरिया सो कॉन्स्टिट्यूट, हम बोल सकते हैं एन एरिया सो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। मतलब कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है उसके आधार पर जो वन बनाए गए हैं, उसके आधार पर जो एरिया घोषित कर दिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट के लिए, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। देखो, रिजर्व फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं समझना पड़ेगी आपको। रिजर्व फॉरेस्ट में जो है यहाँ पर जो लोकल पीपल है इनका वो बैन होता है। ठीक है, लोकल पीपल यहाँ पर अलाउ नहीं होते। मैं समझा देता हूँ, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है यहाँ पर जो है लोगों को आना जाना अलाउड नहीं होता है जब तक कि वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी परमिशन ना हो। ठीक है, मतलब आना जाना का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आप जो है गाय भैंसों को चरा नहीं सकते, वहाँ की आप लकड़ी नहीं ले सकते, इन द सेंस वो है। ठीक है, मतलब आप ग्रेजिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर आप जो है वनों की लकड़ी को काट नहीं सकते, ये वाली, जब तक कि वहाँ पर कोई लिखित परमिशन ना हो ऑफिसर्स की, तब तक वहाँ पर आप जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते।
घूमने फिरने की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई रिजर्व फॉरेस्ट में आप घूम नहीं सकते, विजिट नहीं कर सकते, है ना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, लोग जाते भी हैं घूमने, वो नहीं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर हस्तक्षेप करना मतलब कि वहाँ पर आप लकड़ी नहीं काट सकते, वहाँ पर आप ग्रेजिंग नहीं कर सकते, एनिमल को चरा नहीं सकते, ये रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होता है, यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उनको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, याद रखना। रिजर्व फॉरेस्ट को कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में कन्वर्ट नहीं किया जाता, ये भी चीज़ें। सबसे पहला इंडिया का जो रिजर्व फॉरेस्ट वो कौन है? सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? एमपी में, पंचमढ़ी में। यह फर्स्ट जो है रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, ठीक। आगे हम जब जो फॉरेस्ट डाटा में पढ़ाऊंगा 2023 की रिपोर्ट भी आ जाएगी तब तक, तो उसमें बताऊंगा कितना परसेंट जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कितना सारा। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया का 50% जो है रिजर्व के अंदर रहता है, और जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है उसके द्वारा जो घोषित किया जाए एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर माना जाता है। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जो है ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ह्यूमन का जो है यहाँ पर पूरी तरह से बैन है, वो लकड़ी नहीं काट सकता, वो गाय भैंसों को नहीं चरा सकता जब तक उसके पास कोई परमिशन ना हो, ठीक है। और इसको जो है आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या आता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये भी क्या होता है, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती है, ठीक है। लिमिटेड प्रोटेक्शन अंडर, यहाँ क्या होता है? लिमिटेड प्रोटेक्शन अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है। चैप्टर 2, चैप्टर 4 ये भी समझ लो, कौन से चैप्टर में? चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ चैप्टर अंडर द प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 4 अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कुछ यहाँ पर प्रोटेक्शंस रहता है। मतलब कि जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल कम्युनिटी है वो यहाँ पर उनको क्या है? परमिशन रहती है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। परमिशन रहती है, क्यों? क्योंकि ऐसी कम्युनिटी, ऐसी लोकल कम्युनिटी जो सिर्फ उस फॉरेस्ट पर ही निर्भर है, उनकी जीविका, उनका जीवन, उनकी जो लाइफ है वो सिर्फ फॉरेस्ट पर ही निर्भर है, तो इनको परमिशन रहती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर, ताकि वो वहाँ से क्या कर सकती हैं? लकड़ी है या ग्रेजिंग वगैरह अपने एनिमल्स की कर सकती हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अलाउ रहता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और टोटल फॉरेस्ट एरिया का, टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3 जो है, 1/3 जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए। 33% जिसको हम बोलते हैं ना, 33% जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो लोकल कम्युनिटी का यहाँ पर अलाउंस रहता है कि वो इसके अंदर जो है अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, मतलब कि वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पर ग्रेजिंग या लकड़ी वगैरह वहाँ पर ले सकते हैं, जो वो लोकल कम्युनिटी जिनका जीवन सिर्फ फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर है, ठीक है। इसको हम रिजर्व फॉरेस्ट बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बाद आता है विलेज फॉरेस्ट। नंबर सी में आ जाएगा विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट, देखो विलेज फॉरेस्ट का क्या मतलब है। जो स्टेट फॉरेस्ट होता है, स्टेट फॉरेस्ट जो होता है उसको असाइन कर देते हैं, याद रखना, स्टेट फॉरेस्ट को असाइन कर देते हैं विलेज कम्युनिटी को, ठीक है। जो स्टेट फॉरेस्ट का क्या मतलब है बच्चा? स्टेट फॉरेस्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट फॉरेस्ट, गवर्नमेंट फॉरेस्ट, ठीक है। द गवर्नमेंट फॉरेस्ट असाइन टू विलेज कम्युनिटी, ठीक है। मतलब कि जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट है उसको कहाँ दे देते हैं? लोकल लोगों को या विलेज को दे देते हैं। किसके लिए? अंडर द किसके? अंडर दी, ऐसे ही नहीं दे देते, अंडर दी प्रोविज़न ऑफ, अंडर दी प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 4 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है उसके चैप्टर 4 के प्रोविज़न के आधार पर जो स्टेट फॉरेस्ट है, जो गवर्नमेंट वन है, सरकारी वन है, उसको विलेज कम्युनिटी को असाइन कर देते हैं। जो गांव के जो कम्युनिटी है या गांव के जो लोग हैं उनको असाइन कर देते हैं, भाई आप इसमें से जो है लकड़ी भी ले सकते हो, आप यहाँ पे पशुओं को चरा भी सकते हो, इसके बीच में आप खेती कर सकते हो। इस तरीके से गवर्नमेंट असाइन कर देती है, ठीक है। जैसे कुछ आदिवासी लोग होते हैं ना, उनको दे देते हैं कि भैया जो ये वन है इसके बीच में आप खेती करो, है ना, तो वो विलेज फॉरेस्ट ही आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा आता है कम्युनल फॉरेस्ट्री। नंबर डी पे जाओगे तो आप मिलेगा आपका कम्युनल फॉरेस्ट। कम्युनल फॉरेस्ट का मतलब भी यही है कि जो स्टेट है ना,
कम्युनल फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, फॉरेस्ट मैनेज बाय, जो फॉरेस्ट है वो मैनेज बाय कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का मतलब क्या है, सच एस, कम्युनिटी कौन सी, सच एस विलेज कम्युनिटी, या तो विलेज की कोई कम्युनिटी मैनेज करेगी, विलेज कम्युनिटी, या टाउन कम्युनिटी, टाउन की कोई कम्युनिटी इसको मैनेज करेगी, या फिर ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी मतलब कोई जनजाति है वो इसको मैनेज करेगी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कम्युनल फॉरेस्ट बोल देते हैं। भाई किसी जनजाति को अलाउ कर दिया, जनजाति ने कोई फॉरेस्ट मैनेज किया, वहाँ पर वो बीच में फार्मिंग कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या वहाँ पर वो लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने जनरली सुना होगा। तो किसी कम्युनिटी के द्वारा कोई फॉरेस्ट मैनेज किया जा रहा है तो उसको कम्युनल फॉरेस्ट बोलते हैं, किसी कम्युनिटी के द्वारा, चाहे विलेज कम्युनिटी है या टाउन कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, कोई जनजाति है, वो फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं या फॉरेस्ट का डेवलप कर रहे हैं तो उसको कम्युनल फॉरेस्ट हम बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी में नंबर ई में पंचायत फॉरेस्ट। पंचायत फॉरेस्ट, तो पंचायत फॉरेस्ट का मतलब ये है कि फॉरेस्ट मैनेज बाय दी पंचायत, है ना, फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय दी पंचायत। ठीक है, पंचायत के द्वारा अगर कोई फॉरेस्ट मैनेज किया जा रहा है तो उसको पंचायत फॉरेस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 5 नंबर पर, जिसको हम बोल देते हैं बेस्ड ऑन ग्रोइंग स्टॉक, बेस्ड ऑन ग्रोइंग स्टॉक। ठीक है, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, ग्रोइंग स्टॉक बता। पहले बताओ ग्रोइंग स्टॉक का मतलब क्या होता है। ग्रोइंग स्टॉक का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑल लिविंग ट्री इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर जितने भी पेड़ों का आयतन है, मतलब जितने भी पेड़ हैं, हम ये बोल सकते हैं जिंदा पेड़ है। मान लो एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर 1000 जो है जीवित पेड़ है, मतलब जीवित पेड़ का मतलब ये है कि वो हरे भरे हैं, अपना प्रोडक्शन वगैरह सब दे रहे हैं, तो उसको हम ग्रोइंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रोइंग स्टॉक बोला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई पेड़ जो है सूख गया है, नीचे गिर गया है, तो वो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो ग्रोइंग स्टॉक का मतलब ये होता है फॉरेस्ट के सेंस में कि जितने भी जिंदा पेड़ हैं, जीवित पेड़ पौधे हैं, उनकी जो मात्रा है, जो उनका जो वॉल्यूम है, उसको हम बोल देते हैं ग्रोइंग स्टॉक। ठीक है, जो हर साल बढ़ता हुआ हमें फॉरेस्ट रिपोर्ट में मिलता है। इसके आधार पर 2 प्रकार का आपको मिलेगा, एक मिलेगा आपको नॉर्मल फॉरेस्ट, ठीक, और एक मिलेगा आपको एबनॉर्मल फॉरेस्ट, एबनॉर्मल फॉरेस्ट। समझ लो दोनों क्या है, ये लास्ट ही अपना। ठीक है, देखो नॉर्मल फॉरेस्ट का मतलब क्या है, नॉर्मल फॉरेस्ट का, नॉर्मल फॉरेस्ट का मतलब होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ ऑल लिविंग ट्रीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा, कंपोजिशन होगा और जो एज क्लासेस होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ऐसा फॉरेस्ट मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा ट्री का और जो कंपोजिशन होगा एंड जो एज क्लास होगी, ठीक है, उम्र होगी, वो क्या होगी, यूनिफॉर्म, क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो रिमूवल ऑफ प्रोड्यूस इज इक्वल टू इंक्रीमेंट, मतलब कि जितना आपने प्रोडक्ट को रिमूव किया, मतलब जितना प्रोड्यूस आपने यूज़ किया, उतना ही वहाँ पर इंक्रीमेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लो वहाँ पर 100 पेड़ थे, एक पेड़ जो है वहाँ पर आपने काट लिया, या एक पेड़ की लकड़ी आपने ले ली, एक पेड़ को जो सूख गया उसको काट कर आपने लकड़ी ले ली, तो उतना ही आपको यहाँ पर नया इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब उतने ही पेड़ आप लगा दो। मान लो 100 पेड़ थे, 10 पेड़ आपने काट लिए, तो 10 पेड़ नए लगा दो। तो जितना आप रिमूवल करोगे प्रोड्यूस, उतना ही वहाँ पर इंक्रीमेंट होता है, इसलिए वो नॉर्मल फॉरेस्ट है और ये लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा। फॉरेस्ट कभी भी यहाँ पर जो है खतरे के निशान पर नहीं पहुँचेगा या ख़त्म नहीं होगा। नहीं तो क्या हुआ, आप ले जा रहे हो, नए पेड़ पौधे उगा ही नहीं रहे हो, तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन है कि वहाँ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, एज क्लासेस यूनिफॉर्म होती है और जितना आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, जितना आप वहाँ पर प्रोडक्ट ले रहे हो उसका, उतना ही वहाँ पर इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये नॉर्मल है। और ये जैसे उल्टा है इसका कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लासेस जो है, यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन जो घटक है उसके, एंड जो एज क्लासेस है वो क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट। फिर
जितना आप ले रहे हो, जितना रिमूवल ऑफ प्रोड्यूस इज़ मोर देन इंक्रीमेंट। हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ प्रोड्यूस इज़ मोर देन इंक्रीमेंट। ठीक है, जितना यहाँ पर आप रिमूव कर रहे हो उतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। मतलब आपने 100 पेड़ काट दिए और पता चला कि नए 10 ही पेड़ का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक समय आएगा कि जो है फॉरेस्ट वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसको एबनॉर्मल फॉरेस्ट बोलते हैं। तो बच्चा ये था फॉरेस्ट का पूरा क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, पढ़ाया। अब आप ही बता सकते हैं कि सर आपने फॉरेस्ट किस तरीके से पढ़ाया, फॉरेस्ट्री आप कैसा पढ़ा रहे हो, है ना, आपने ठीक से पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कीजिए अच्छे से कवर किया नहीं किए, सारा मैंने यहाँ पर इतना सारा पढ़ाया है। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सर कैसा आपने पढ़ाया है, मज़ा आया नहीं आया, कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, पढ़ाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ये आप बताते हैं ना, ठीक है, कोई कमी हो वो भी बता देना। अब मैं आपसे यहाँ बात करने वाला हूँ एक टर्म जिसको हम बोलते हैं स्टैंड। बात करते हैं स्टैंड। ये फॉरेस्ट में आपको टर्मिनोलॉजी में अक्सर सुनने को मिल जाएगा और कभी आपने पढ़ा भी होगा। तो ये स्टैंड होता क्या है, तो पहले मैं स्टैंड की डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। एन एग्रीगेशन ऑफ ट्री, एन एग्रीगेशन ऑफ ट्री occupying a specific area और specifically uniform in composition, age, arrangement, age, arrangement and condition to be distinguishable from the forest on adjoining एरिया। अब दिस डेफिनेशन जो है स्टैंड की, इसको समझना है हमें। क्या बोल रहा है कि एग्रीगेशन ऑफ ट्री मतलब पेड़ों का एक एग्रीगेशन, मतलब एक समूह बोल सकते हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक एरिया को क्या कर रहा है, एक्यूपाई कर रहा है। उसमें स्पेसिफिकली क्या है, उसमें सारी चीज़ यूनिफॉर्म है, उसका कंपोजिशन है, उसकी उम्र है, उसका अरेंजमेंट है, उसकी जो कंडीशन है वो सब कुछ समान है, ठीक है। और जो उसके आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है उससे, मान लो कि ये एक स्टैंड में बोल सकता हूँ और ये आसपास का एरिया है, ठीक है, आसपास का फॉरेस्ट एरिया है। इस आसपास के फॉरेस्ट एरिया से इस एरिया में जो है पेड़ है उनका कंपोजिशन समान है, उसकी उम्र समान है, उसका अरेंजमेंट समान है। तो वो जो एरिया है, ये जो स्पेसिफिक एरिया है, ये जो स्पेसिफिक एरिया एक स्टैंड कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो ऐसा ये आसपास के फॉरेस्ट एरिया से अलग ऐसा फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर जो पेड़ है वो एक एग्रीगेशन में है, मतलब एक जुड़े हुए हैं आपस में, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका कंपोजिशन, जिसकी उम्र और जिसका अरेंजमेंट सब कुछ समान है, उसको हम स्टैंड बोलते हैं। जैसे मैंने ये डायग्राम क्यों लगाया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको, साइकिल स्टैंड। क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा स्टैंड है जिनका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन सब कुछ समान है, जहाँ पर सिर्फ हम साइकिल खड़ी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप बाइक तो नहीं खड़ी कर सकते, यहाँ पे आप कार तो नहीं खड़ी कर सकते। ये एक स्टैंड बना हुआ है ना, ये एक स्टैंड आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम साइकिल खड़ी कर सकते हैं। जैसे कि बाइक स्टैंड होता है, कार स्टैंड होता है, साइकिल स्टैंड होता है। तो मतलब क्या है कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है जिसका कंपोजिशन और अरेंजमेंट बिल्कुल समान होता है, जहाँ पर एक समान साइज की साइकिल को हम रखते हैं, इसको हम साइकिल स्टैंड बोल देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक पेड़ों का क्या होता है, एग्रीगेशन होता है, जो स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर वो यूनिफॉर्म होती है, उम्र सेम होती है, अरेंजमेंट सेम होता है और आसपास के एरिया से अलग होता है। अब यहाँ पे देखो आसपास का जो भी एरिया होगा उससे ये स्टैंड अलग ही दिखेगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकिल रखी जाती है, आसपास आपको कहीं बाइक भी खड़ी मिलेगी, कहीं कार भी खड़ी मिलेगी, कहीं कुछ खड़ी मिलेगा, बस खड़ी मिलेगी। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है, बिल्कुल यूनिफॉर्म एरिया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकिल मिलेगी। तो क्या है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म एरिया है, कंपोजिशन है इसका, जो है साइज से वगैरह सब कुछ समान है। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि फॉरेस्ट में स्टैंड का क्या मतलब है। पेड़ों का एक ऐसा समूह जो एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है, जिसका जो है कंपोजिशन, एज और अरेंजमेंट समान है, और वो आसपास के फॉरेस्ट एरिया से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसको हम स्टैंड बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, है ना? जो भी मैंने पूरा पढ़ाया है यहाँ पर आपको, क्लियर? ठीक है, इसमें कोई कमी हो तो मुझे बता देना। इसी तरीके से मैं पूरा फॉरेस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिना किसी उसके, ठीक है? ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया। तो बस अब यही बातें करनी है बच्चा, कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट की बात है वो बता देना, है ना? नोट्स आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेंगे। ये वाली पीपीटी भी मैं सेव करके आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, ठीक है? टेस्ट अभी मैंने बोला है सितंबर में शुरू करेंगे, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक? और आपका कुछ व्यू है, आपका कुछ नज़रिया है, या कुछ के सर ये भी होना चाहिए, वो बता देना, मुझे ठीक लगेगा तो मैं वो भी करूँगा, ठीक? बाकी आप मुझे ये बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। क्या ये किसी भी पेड कोर्स से कम है? ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड या आपने भी कहीं पेड कोर्स ले रखा है तो एक बार ज़रूर लेक्चर देखना कि मैंने जो पढ़ाया उसमें कमी तो नहीं है ना? ये क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट जो मैंने पढ़ाया है, ये अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है तो उसमें देखना क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, और मुझे बताना कि सर आपने जो पढ़ाया उसमें ये कमी है, या सर आपने पेड कोर्स से ज़्यादा अच्छा पढ़ाया है। दोनों मुझे बताना, ताकि मुझे लगे तो सही कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, है ना? ठीक है बच्चा लोग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे हम प्लान करेंगे 2 लेक्चर या 3 लेक्चर एक दिन में करने का, ताकि कोर्स हमारा जल्दी कवर हो जाए। और नोट्स भी मैं आपको टाइमली अपडेट देते रहूँगा, और सारी चीज़ कुछ ज़रूरत लगेगी वहाँ पर बात भी करेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।